अस्सलाम वालेकुम वीवर्स नाजरीन ग्रामी, आज है 14 दिसंबर 2020 और आज की तहलका खेज ताज़ा तरीन और बहुत बड़ी ख़बरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखें। वीडियो की तफसीलात में जाने से कबल अगर आप पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं तो हमारी वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। आज का लाइक एम है 2000 लाइक्स का और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दें। अब चलते हैं आज की वीडियो की जानिब। नाजरीन ग्रामी, इसराइल की पाकिस्तान समेत दर्जन भर मुसलमान ममालिक से राब्ते की कोशिश, सऊदी अरब क्या चाहता है, तहलका खेज इंकशाफात सामने आ गए। खलीजी रियासत सऊदी अरब और सल्तनत ओमान भी इसराइल के साथ अमन मुआहिदों का ऐलान करेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइल की अबरानी ज़राए इब्लाग में शाये होने वाली खबरों में कहा गया है कि इसराइली हुकूमत के फैसला साज हलकों के करीब ज़राए का कहना है कि मराकश के बाद इसराइल को तस्लीम करना अगला मुल्क सल्तनत ओमान हो सकता है। ज़राए का कहना था कि सऊदी अरब भी इसराइल के साथ अमन मुआहिदे पर गौर कर रहा है। अमेरिका में जो बाइडन के इक़्तिदार संभालने से कबल सऊदी अरब इसराइल के साथ अमन मुआहिदों पर शामिल हो सकता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इसराइल की सियासी मजलिसों में 3 हफ्ते कबल रियाद में इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू, सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज़ के दरमियान मुलाकात की खबर लीक होने पर मायूसी है। ज़राए का कहना है कि सऊदी चाहता है कि मज़ीद कुछ ममालिक इसराइल को तस्लीम करें, जिसके बाद सऊदी अरब के लिए इसराइल को तस्लीम करने में और आसानी हो जाएगी। रेडियो रिपोर्ट में कहा गया है कि सऊदी और इसराइली क़यादत के दरमियान पसपर्दा बातचीत और राब्ते जारी हैं। ये राब्ते इसराइल को तस्लीम करने वाले मुल्कों और सऊदी अरब के दरमियान भी जारी हैं। रिपोर्ट में मज़ीद कहा गया है कि इसराइल ने बाज़ दूसरे मुसलमान मुल्कों जिनमें पाकिस्तान, इंडोनेशिया, नीजर, माली, जिबूती, मोरितानिया, जज़ायर उल मुकर्रर, ब्रुनाई, बांग्लादेश और मालदीव जैसे ममालिक से भी राब्ते करने की कोशिश की है। अब हम वीडियो के दूसरे टॉपिक में बात करने वाले हैं कि पेरिस में सिख कम्युनिटी का भारतीय ज़राई कवानीन के खिलाफ शदीद एहतजाज, भारतीय सफारतखाने को तोड़ फोड़ करके रख दिया। तफसीलात के मुताबिक भारत में नए ज़राई कवानीन के खिलाफ किसानों का एहतजाज शिद्दत इख्तियार कर गया। सिख कम्युनिटी भारतीय सफारतखाने में घुसकर उन्होंने आग लगा दी। किसान और सिख कम्युनिटी मुल्क के अंदर और बाहर सरापा एहतजाज हैं। पेरिस में सिख कम्युनिटी इस एहतजाजी रैली निकाली गई। कोरोना की वबा, सोशल डिस्टेंस और ख़राब मौसम के बावजूद सिख कम्युनिटी की एक बहुत बड़ी एहतजाजी रैली में मौजूद थी। रैली में बच्चे, ख़वातीन की भी एक बड़ी तादाद मौजूद थी। रैली ने एफियल टावर से पेरिस में इंडियन सफारतखाने तक एहतजाजी मार्च किया। रैली में मौजूद सिख कम्युनिटी के एहतजाजी मुजाहिरीन का कहना है कि भारत की मौजूदा हुकूमत सिखों के साथ इम्तियाजी सलूक कर रही है। हम भारत में पंजाबी किसानों को इंसाफ दिलवाने के लिए यहाँ जमा हुए हैं। नए ज़राई कवानीन सिख कम्युनिटी के खिलाफ हैं और मोदी हुकूमत के बरसे इक़्तिदार में आने के बाद भारत में अक़लियतों के मसाइल में इजाफा हुआ है। एहतजाजी मुजाहिरीन ने हाथों में बैनर और प्ले कार्ड भी उठाए हुए हैं, जिन पर भारतीय हुकूमत की किसान दुश्मनी पॉलिसी और भारतीय हुकूमत के खिलाफ अल्फाज तहरीर हैं। मुजाहिरीन मोदी मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे। मुजाहिरीन का कहना है कि अगर भारतीय हुकूमत किसान दुश्मन और सिख मुखालिफ पॉलिसी तर्क नहीं करती तो ये तहरीक कोई और रुख भी इख्तियार कर सकती है। भारतीय हुकूमत किसान और सिख कम्युनिटी के खिलाफ गैर कानूनी इक़दाम कर सकती है।
اب ہم ویڈیو کے نیکسٹ ٹاپک میں بات کرنے والے ہیں کہ ایران نے پہاڑوں کو جوہری ریئیکٹرز میں تبدیل کر دیا۔ عالمی ذرائع ابلاغ کے اہم انکشافات۔ مصنوعی سیاروں سے حاصل ہونے والی تصاویر کی روشنی میں امریکی اور عالمی ذرائع ابلاغ نے انکشاف کیا ہے کہ ایرانی حکومت پہاڑوں کو جوہری ریئیکٹرز میں تبدیل کرنے کی پالیسی پر تیزی کے ساتھ عمل درآمد جاری رکھے ہوئے ہیں۔ عرب ٹی وی کے مطابق زمین پر ہونے والی تبدیلیوں پر نظر رکھنے والی ویب سائٹس کی رپورٹس میں بتایا گیا ہے کہ گزشتہ جولائی میں ایران کے جوہری پلانٹ میں ہونے والے تباہ کن دھماکوں کے بعد ایران نے عمارت دوبارہ تعمیر کر لی ہے۔ اس کے علاوہ ایرانی حکومت نے اس علاقے میں سڑکوں کا جال بچھا دیا ہے۔ ذرائع ابلاغ کے مطابق جوہری مرکز میں ہونے والے پراسرار دھماکوں سے ہونے والی تباہی ایران کو اس مرکز کی دوبارہ تعمیر سے نہیں روک سکی۔ ایران کی جوہری توانائی ایجنسی کے چیئرمین کا کہنا تھا کہ دھماکوں سے تباہ ہونے والی عمارت کو وہیں پر دوبارہ تعمیر کیا جائے گا۔ جوہری پلانٹ تک رسائی نہ ہونے کی وجہ سے اسے عام آنکھ سے تو نہیں دیکھا جا سکتا، مگر مصنوعی سیاروں سے حاصل ہونے والی تازہ تصاویر نے پہاڑوں کے اندر ایران کی جوہری سرگرمیوں کا بھانڈا پھوڑ دیا ہے۔ یہ پہلا موقع ہے کہ جوہری پلانٹ کے جنوبی پہاڑی چوٹیوں اور ٹیلوں میں زیر زمین سرنگیں دیکھی گئی ہیں۔ یہ سرنگیں سیٹلائٹ سے حاصل ہونے والی تصاویر میں سامنے آئی ہیں۔ تصاویر میں ایک ماہ کے وقفے سے ہونے والی تبدیلیوں کا پتہ چلتا ہے۔ امریکی اخبار کی رپورٹ کے مطابق ماہرین کا کہنا تھا کہ جوہری پلانٹ کا راستہ جنوبی تہران سے کوئی 225 کلومیٹر دور معلوم ہوتا ہے۔ یہ جگہ سینٹریفیوجز کو جمع کرنے یا انہیں ذخیرہ کرنے کے لیے انتہائی محفوظ خیال کی جاتی ہے۔ یہ جگہ عام شاہراہ سے کافی فاصلے پر ہے۔ یہاں کے ٹیلے ہیں جو کسی بھی فضائی حملے میں اس جوہری ریئیکٹرز کو تحفظ دے سکتے ہیں۔ ایرانی صدر حسن روحانی نے کہا تھا کہ اگر دوسرے ممالک جوہری معاہدے سے الگ ہوئے تو تہران مرکزی سینٹریفیوجز کو ختم کر دے گا اور اس کے بعد مختلف مقامات پر پلانٹ لگائے جائیں گے۔ اب ہم ویڈیو کے نیکسٹ ٹاپک میں بات کرنے والے ہیں کہ مصری صدر اسرائیلی وزیر اعظم کو قاہرہ کے دورے کی دعوت دیں گے۔ اسرائیل کے سرکاری ذرائع ابلاغ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ مصری صدر عبد الفتاح السیسی نے اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو کو باقاعدہ طور پر قاہرہ کے دورے کی دعوت دی ہے۔ اسرائیلی اخبار کی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ ایک اشرے کے مطابق یہ پہلا موقع ہے کہ کسی مصری صدر کی طرف سے اسرائیلی وزیر اعظم کو قاہرہ کے دورے کی دعوت دی گئی ہے۔ اخباری رپورٹ کے مطابق توقع ہے کہ نیتن یاہو آنے والے چند ایام میں مصر کا دورہ کریں گے۔ اسرائیل اخبار کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ نیتن یاہو مصر کے دورے پر جانے کے لیے تیار ہیں۔ وہ مصری صدر السیسی سے ملاقات میں دو طرفہ سیاسی، سفارتی اور سیکیورٹی تعلقات اور علاقائی اور عالمی مسائل پر بات چیت کریں گے۔ اخباری رپورٹ کے مطابق نیتن یاہو امریکہ میں جو بائیڈن کے اقتدار سنبھالنے سے قبل مصر کا ایک دورہ کرنا چاہتے ہیں۔ اسرائیلی اخبار کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ مصری رجیم کو خدشہ ہے کہ جو بائیڈن انتظامیہ قاہرہ مخالف اپنا سکتی ہے۔ نہ ہی امریکی انتظامیہ کا ایران کے جوہری پروگرام کے حوالے سے موقف بھی الگ ہوگا اور امریکہ ایک بار پھر ایران کے ساتھ جوہری معاہدہ بحال کرے گا۔ اس کے نتیجے میں خطہ عدم استحکام سے دوچار ہو سکتا ہے۔ ذرائع کے مطابق قاہرہ علاقائی اتحاد کو اہمیت دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مصر سنی عرب ممالک اور اسرائیل کے درمیان بڑھتی قربت کو اپنے لیے فائدہ مند خیال کر رہا ہے۔ سوڈان اور اسرائیل کے درمیان تعلقات کے قیام سے مصر کے لیے خطے میں اپنے مسائل کے حل کے لیے مدد دے گا۔ اب ہم ویڈیو کے نیکسٹ ٹاپک میں بات کرنے والے ہیں کہ امریکی کانگریس نے محکمہ دفاع کا بجٹ بل منظور کر لیا، جس میں ترکی کے خلاف روسی S-400 دفاعی نظام کی خریداری پر پابندیوں کی منظوری کی ایک شق بھی شامل ہے۔ سینٹ نے دفاعی بجٹ ایکٹ کی منظوری دی، جس میں روس اور ترکی کے خلاف پابندیاں بھی شامل ہیں۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق سینٹ کے 2/3 سے زیادہ ارکان نے $740 بلین کے بجٹ کے حق میں ووٹ دیا، جس پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے مخالفت کی تھی اور اس کو ویٹو دینے کی دھمکی دی
की थी। अमेरिकी ईवान नुमाइंदगान ने गुज़िश्ता मंगल को इस बिल की मंजूरी दी थी, जिसमें सदारती वीटो को भी नाकाम बनाने के लिए काफ़ी वोट मिले थे। 4 ज़राए ने इस मामले से वाकिफ़ 2 अमेरिकी अहदेदार समेत तस्दीक की कि अमेरिका गुज़िश्ता साल रूसी S-400 दिफाई निज़ाम की खरीदारी पर तुर्की पर पाबंदियाँ आयद करने का इरादा रखता है। ज़राए ने मज़ीद बताया कि मौजूदा सदर ने तुर्की की नाराज़गी से बचने के लिए अनकरा पर पाबंदियों से गुरेज किया। ताहम नौ मुंतखब सदर जो बाइडन की ज़ेरे क़यादत आइंदा अमेरिकी इंतज़ामिया तुर्की के मामले में ज़्यादा सख्ती का मुज़ाहरा करेगी। उसमें यह भी बताया गया है कि पाबंदियों से तुर्की की दिफाई सनअत, इंतज़ामिया और उसके सरबराह इस्माइल दमेर को निशाना बनाया जाएगा। दूसरी जानिब एक सीनियर तुर्क अहदेदार ने कहा है कि रूसी S-400 मिसाइल दिफाई निज़ाम की खरीदारी पर तुर्की पर अमेरिकी पाबंदियों से दोनों ममालिक के मबैन ताल्लुकात को नुकसान पहुँचेगा। उनका कहना था कि अमेरिका और तुर्की नेटो के रुकन है और एक रुकन दूसरे मुल्क दूसरे पर कैसे पाबंदियाँ आयद कर सकता है। उन्होंने मजीद कहा कि पाबंदियों का कोई नतीजा बरामद नहीं होगा। तुर्की की पाबंदियाँ तमीरी सोच नहीं, इनसे दोनों ममालिक के नुकसान पहुँच सकता है। अब हम वीडियो के नेक्स्ट टॉपिक में बात करने वाले हैं कि रूस और अमेरिका आमने सामने आ चुके हैं। 4 अदद बैलिस्टिक मिसाइल जब समंदरी आबदोज से फायर किए गए तो अमेरिका की नींदें हराम होना ही थीं। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिका को वाज़ेह पैगाम देते हुए कहा है कि रूस किसी भी नागवार और हंगामी सूरत हाल से निमटने के साथ साथ न्यूक्लियर जंग के लिए भी अपने आप को तैयार करवा चुका है। ये तब की बात है जब अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसी के साथ मिलकर ईरान के जौहरी साइंसदान के मंसूबे के मास्टरमाइंड को ठिकाने लगा रहा था। रूस अपने न्यूक्लियर हथियारों की समंदर में तनसीबात के मिशन पर लगा हुआ था और फिर जब अमेरिका ने ईरान पर धौंस जमाने और उसके मुमकिन रद्द-ए-अमल से बचने के लिए अपने 2 बमबार तैयारे मशरिक़ वुस्ता में भेजने का हुक्म दिया, उस वक्त रूसी सदर 4 बैलिस्टिक मिसाइलों का तजर्बा करने का हुक्म दे चुका था, जिनके कामयाब तजर्बे के बाद अमेरिका की टेंशन बढ़ गई और नेटो चीफ ने इत्तेहादियों को रूस का कुछ करने का अंदिया दिया, क्योंकि मगरबी ममालिक को अब रूसी हथियारों से शदीद खतरा लाहक हो चुका है। तजर्बे किए गए दागे गए ये मिसाइल 3400 किलोमीटर दूर अपने हदफ पर जा लगे थे। व्लादिमीर नामी ये बहरी दोस्त भी बनाई गई है जिस पर से ये बैलिस्टिक मिसाइल फायर किए गए थे। ये न्यूक्लियर आबदोज एक वक्त में 16 मिसाइल ले जाने और चलाने की सलाहियत रखती है। इन बढ़ते हुए मामलात पर वाशिंगटन और मॉस्को के दरमियान मुज़ाकरात भी हो रहे हैं, मगर अभी तक होने वाली बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकला। 1987 और फिर 2010 में जब रूस और अमेरिका के सदूर के मबैन न्यूक्लियर हथियारों के हवाले से एक मुआहिदा हुआ था, जिसके मुताबिक दोनों ममालिक 1550 न्यूक्लियर वार हेड्स जबकि 700 मिसाइल और बम रखने के मजाज हैं और उसका सारा डाटा एक दूसरे के साथ वेबसाइट के जरिए शेयर किया जाएगा ताकि चेक एंड बैलेंस रहे। ताहम बाद अज़ान दोनों ममालिक ने अपने इस मायदे से इनहराफ करते हुए न्यूक्लियर हथियारों की तैयारी में स्पीड लगा ली, जिसका नतीजा ये निकला कि आज दुनिया तीसरी न्यूक्लियर आलमी जंग के दिहाने पर खड़ी है और इस हवाले से अमेरिका का दिन रात चीन चैन ख़त्म हो चुका है और सुबह हो शाम वाली बात है। इनकी आपस में नोक झोंक हो पड़नी और उसका खमजाजा पूरी दुनिया को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि मशहूर है कि हाथियों की लड़ाई में नुकसान घास का हुआ करता है। अब हम वीडियो के नेक्स्ट टॉपिक में बात करने वाले हैं कि इमरान खान सऊदी अरब और UAE से मुतल्लिक एक परखाश रखते हैं। इक़्तिदार में आने के बाद जनरल कमर जावेद बाजवा ने सऊदी अरब और UAE के हुक्मरानों से इमरान खान की दोस्ती कराई। तफसीलात के मुताबिक सफरतकारी दुनिया का नाजुक तरीन काम है जिसमें ब्लैक एंड वाइट अंदाज में नहीं सोचा जाता, बल्कि आपको ग्रे एरियाज से अपना रास्ता निकालना होता है। मज़कूरा पैमानों पर रखता हूँ तो सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात हमारे लिए दुनिया के अहम तरीन ममालिक बन जाते हैं, क्योंकि ये 2 ममालिक लाखों पाकिस्तानियों और बिलखसूस गरीब पाकिस्तानियों के रिज़्क़ का वसीला और पाकिस्तान के लिए अरबों रुपए के ज़रिए मुबादला का ज़रिया हैं। उन्होंने कहा है कि अरब स्प्रिंग के बाद उनको अख़वानुल मुस्लिमीन और एक ख़तरनाक तंजीम के ख़तरात पेश होने लगे। इस तरह इनके एक अपने
اپنے عرب ملک قطر کے ساتھ تعلقات نہ صرف خراب ہو چکے تھے بلکہ اس کے بارے میں ان کی حساسیت بہت بڑھ گئی۔ ایران سے ان کی مخاصمت پرانی ہے، لیکن اس دوران ترکی سعودی عرب کے مقابلے میں آ گیا۔ اس اندرونی اور بیرونی خطرات کے پیش نظر سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات وغیرہ اسرائیل سے اپنے تعلقات بہتر بنانے لگے۔ ایران سے ان ممالک کی مخاصمت چونکہ پرانی تھی، اس لیے پاکستان کے تجربہ کار سابقہ حکمران ان دونوں کے مابین توازن قائم رکھے ہوئے تھے، لیکن ترکی، قطر اور ملائیشیا وغیرہ کے ساتھ ان کی مخاصمت نئی تھی اور بدقسمتی سے اس دوران پاکستان میں نئے اور تجربہ کار حکمران سامنے آئے۔ اس لیے افراط و تفریط سے کام لے کر انہوں نے سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کو ناراض کیا۔ افراط و تفریط کا یہ لفظ میں سوچ سمجھ کے استعمال کر رہا ہوں۔ بدقسمتی سے اقتدار میں آنے سے قبل عمران خان سعودی عرب کو میاں نواز شریف اور UAE کو آصف زرداری کا سرپرست سمجھتے تھے، چنانچہ وہ دل میں ان دونوں ممالک سے متعلق ایک پرخاش رکھتے تھے اور یمن کے قضیے کے وقت انہوں نے راحیل شریف کے ساتھ مل کر نواز شریف کے لیے ایسے حالات پیدا کیے کہ وہ سعودیوں کی توقعات پر پورا نہ اتر سکے، جس کی وجہ سے سعودی عرب اور UAE میاں صاحب سے شدید ناراض نظر آتے تھے۔